इनको समझना है। एडिसिव फोर्सेस, कोई दो डिफरेंट अगर सब्सटेंसेस लें तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको एडिसिव फोर्स कहते हैं। जैसे एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर अगर कोई पानी की बूंद चिपकती है तो दैट इज एडेसिव फोर्स, इसको चिपकने वाला बल कहा जाता है। विभिन्न पदार्थों के बीच आकर्षण के बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। सेकंड इज कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सिमिलर। तो एडहेसिव के बारे में तो जो डिफरेंट आ गया था, सिमिलर जैसे पानी और पानी के बीच में, वाटर और वाटर के बीच में, जहाँ मरकरी और मरकरी के बीच में, कोई दो सिमिलर सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो इसको कहेंगे समान पदार्थों के बीच आकर्षण के बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब एडहेसिव फोर्स से बाद हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन। अगर आप देखो, हम दो एग्जांपल से इसमें लेके चलते हैं कि एक गिलास लो, ग्लास के ऊपर अगर हम पानी भरेंगे, पानी को बिल्कुल ऊपर तक भर दें तो हम पता लगता है कि हम थोड़ा सा लेवल उसके ऊपर भी चला जाता है। एक तो इसको किस तरह से किसने बांध के रखा है, दैट इज सरफेस टेंशन। इसी तरीके से जो पानी की लिक्विड की बूंद है वो स्फेरिकल शेप में होती है, स्फेरिकल। तो वो स्फेरिकल शेप ही क्यों अख्तियार कर ली है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये टेंडेंसी है लिक्विड सरफेस टू कंट्रैक्ट टू इट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया। तो लिक्विड की जो एक ड्रॉप है वो क्यूबिकल शेप भी ले सकती थी, या कोई क्यूबॉइडल शेप ले सकती थी, या कोई और भी शेप ले सकती थी, पर जो सबसे कम एरिया होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, वो स्फेरिकल का ही होता है। तो स्फेरिकल का सबसे कम एरिया होने की वजह से क्या है कि पानी की बूंद या लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप अपने लेता है। तो इसके अलावा यहाँ पे भी जो मिनिमम शेप, जितनी मिनिमम सरफेस एरिया आ सकता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, उसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर शेप लेता है। आप इसको सरफेस टेंशन को इस तरह से भी समझ सकते हो कि सरफेस टेंशन है कि सरफेस का टेंस हो जाना, सरफेस का टेंस हो जाना। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल ले हम, क्रिकेट की बॉल जो है उस पर सिलाई की जाती है, तो वो जो दो कप्स को जोड़ने वाली फोर्स है दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स, उसको हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं। तो ये जो धागे लगे हैं ये सरफेस टेंशन फोर्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स। सो इसकी जो यूनिट्स हैं दैट इज न्यूटन पर मीटर। अब नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरिटी की। कैपिलरी ट्यूब है अगर आप किसी भी पतली सी बारीक सी एक ट्यूब लो जिसका डायमीटर जो है वो 6 mm से कम होना चाहिए। अगर आप उसको पानी में डुबोगे, तो इसको यहाँ ऐसे शो करते हैं, पानी में डुबोगे या तो उसमें पानी राइज हो जाता है या उसमें पानी डिप, जो लिक्विड है डिप हो जाता है। अगर पानी में डुबोगे तो ये राइज हो जाता है, और अगर मरकरी में डुबोते हैं तो ये डिप हो जाता है। ये जो पानी का राइज और ये डिप हो जाना दैट इज नोन एज कैपिलरिटी। राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब दैट इज कैपिलरिटी। सो कैपिलरी ट्यूब है क्या, ये थिन ट्यूब है जिसमें कैपिलरी एक्शन नजर आता है। और इसकी जो पॉइंट आता है कि जैसे अगर हम देखें कि
जो पानी है वो इतने कई कई फुट ऊंचे पौधों में अपने आप चढ़ जाता है, तो वहां तो कोई मोटर नहीं लगी, वहां कैपिलरी एक्शन है जिसकी वजह से जड़ों से लेके पानी ऊपर टिप तक, पत्तों के टिप तक पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स है कि जब पानी मूवमेंट करता है तो पानी में हम ये समझते हैं कि विस्कस फोर्स कम है, तो वो वहां पे नहीं। अगर शहद है, शहद जब मूव करता है तो वो स्लोली मूव करता है। इसका क्यों मूव करता है स्लोली? क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है और उन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सो जो फोर्स उनकी रिलेटिव मोशन को, लेयर्स की रिलेटिव मोशंस को अपोज करती है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ये विस्कोसिटी जो है इसको हम मेजर करते हैं पास्कल सेकंड में, इसके यूनिट्स हैं। तो ये एक मेजर है कि किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किस में कम होगी। कुछ फ्लूइड जैसे पानी है उसको हम ये मान के, जैसे कैरोसिन ऑयल है उसको हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जो विस्कस फोर्स बहुत कम है। हिंदी में इसको श्यान बल भी कहा जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके लिए आप इस तरह से एग्जांपल लो कि एक बॉडी को आप फ्रीली हवा में किसी को आप नीचे फेंक देते हो, तो वो लगातार जो है वो g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से एक्सेलरेट होती चली जाती है। पर जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ती है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि फर्दर एक्सेलरेशन होनी बंद हो जाती है। उस पॉइंट पे जितनी भी वेलोसिटी है वो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे की तरफ गिरता रहती है बॉडी। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो इट इज द कांस्टेंट स्पीड दैट a freely falling object eventually reaches when the resistance of medium prevents further acceleration। जब मीडियम में इतनी रेजिस्टेंस पैदा होगी कि उसने बॉडी की फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कांस्टेंट कर दिया है, एक्सेलरेशन को स्टॉप कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जो है अंतिम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इसको हिंदी में तो कहते हैं कि समानांतर परतों का सहज प्रवाह, पर इसको इंग्लिश में स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड कहेंगे। जब सारी लेयर्स एक के ऊपर एक जो मूवमेंट कर रही हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में ही कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको आप एग्जांपल में इस तरह से ले सकते हो कि दो कंडीशन है। एक है जैसे आर्मी परेड करती है, एक आर्मी परेड करती है तो उसमें हर सोल्जर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जब भीड़ मूव करती है या किसी फेयर में मूवमेंट हो रही है, मेले में मूवमेंट हो रही है, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो की बात हो रही है, स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पैरेलल लेयर्स। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, जैसे इसकी एग्जांपल हम लेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की, जैसे नल से पानी गिरता है तो जब टैप को खोलते हैं तो टैप में से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो इनिशियली जो है वो एक स्ट्रीम फ्लो की तरह आता है। उसके बाद ये पानी जो है बिखर जाता है, बिखरता है, आसपास बिखरता है। तो वो वेलोसिटी जिस पे फ्लो जो है सदा स्ट्रीमलाइन रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और जिसके ऊपर इसका पैटर्न बिखर जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, इसको नोट कर लेना, टर्बुलेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जिस पे वेलोसिटी, जिस पे फ्लो लेमिनर फ्लो से
टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बर्नौलीज थ्योरम की बात करते हैं, इसको बर्नौली का प्रमेय। तो इसमें अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्रोवाइडेड वो स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और फ्रिक्शनलेस फ्लो हो। पहले तो इसको समझें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है। उसमें कुछ प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ उसमें प्रेशर एनर्जी होगी। अगर इन दोनों तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ये तीनों को जोड़ा जाए तो ये उसकी मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। इसमें ये समझना कि अगर कहीं मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीज की है तो कोई और डिक्रीज कर जाएगी। तो पर नेट जो इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें ये वर्ड यूज देखा जाता है कि फ्लो स्टेडी होना चाहिए। फ्लो की स्टेडी होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए जो फ्लो हो रहा है, फ्लो में इस पॉइंट पे अभी मेजर किया तो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद मेजर करेंगे तो 7 मीटर पर सेकंड है। अगर इसी तरह से वेलोसिटी चेंज कर रही है तो दैट इज अनस्टेडी। स्टेडी का मतलब है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का कांस्टेंट हो जाना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल, जिसको कंप्रेस ना किया जा सके। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं पर लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल ही मान के चलते हैं। फ्रिक्शनलेस, अगर फ्लो जैसे फ्रिक्शन वाला है तो जैसे शहद का फ्लो है तो वो होता है, पर बर्नौली इक्वेशन जब लगाते हैं तो फ्रिक्शनलेस फ्लो पे लगाते हैं, जैसे पानी या केरोसिन ऑयल के उसके फ्लो के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है वो एक्चुअल में है क्या? इलास्टिसिटी एबिलिटी एक मटेरियल की टू गेट, अगर इसको इस तरह से समझें इलास्टिसिटी की, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स, और वो इलांगेट हो जाए, और उसके बाद अगर हम इसको, ये इतनी इलांगेशन हो गई डेल एल, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ है एल, तो इलांगेशन के बाद क्या है कि अगर इलांगेशन हो गई है, अगर हम फोर्स को हटा दें तो बॉडी वापस अपनी शेप में आ जाए, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। सो इट इज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, वापस आ जाती है। पर इसकी भी एक लिमिट है, अगर हम और फोर्स बढ़ाते चले जाएं, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इतनी इलांगेशन हो जाती है कि जो चेंज इन लेंथ है वो वापस नहीं होती, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चली गई। इसको कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। तो ये प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थ सीमा हिंदी में इसको कहा जाता है। अब इसमें दो बातें आ गई, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस, अगर मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, तो दिस इज फोर्स, जितनी इसके ऊपर फोर्स लगाई है डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी बात आ जाती है। इसको हिंदी में तनाव बोलते हैं, और इसके यूनिट्स हैं फोर्स के न्यूटन है और एरिया के मीटर स्क्वायर है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। जब स्ट्रेन की बात करते हैं, अब यहां देखें कि इसमें चेंज इन लेंथ तो डेल एल है, डेल एल को अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें तो ये स्ट्रेन बन जाती है। इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, ये ध्यान में रखना। हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, अब हमने इलास्टिक लिमिट पढ़ा कि जहां तक इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिसमें जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन वो टेम्परेरी स्ट्रेन होता है, जो जैसे ही फोर्स हटती है वो खत्म हो जाता है।
तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की ग्राफ को ड्रॉ करें, ये स्ट्रेट लाइन होता है विद इन एक लिमिट तक। मान लीजिए सी जो है वो लिमिट है, इसकी इलास्टिक लिमिट है, इसको हम इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो हुक्स लॉ हो गया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम इसके इक्वलिटी लगा दें ई एप्सिलॉन, तो ई जो है कैपिटल ई जो है ये हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है? दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। और इसी तरह से एक बल्क मॉडुलस होता है। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको ध्यान में रखना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जहाँ आयतन प्रायस्थता मापांक जो है, इसको वॉल्यूमेट्रिक जो इसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक यंग्स मॉडुलस, इसको जी से भी लिख देते हैं या किसी और टर्म से लिख लेते हैं। सो लेट इट इज जी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस तरह से ऊपर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर पानी में कोई चीज डुबो दी है तो उसके चारों तरफ से उसको फोर्स लगेगी, एक प्रेशर लगेगा, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और वो इसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, ये शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन होती है। अब शियर स्ट्रेस थोड़ा सा आप समझें कि शियर स्ट्रेस क्या होती है। शियर स्ट्रेस है कि अगर तो किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरह से फोर्स लगाई जाए कि वो इलोंगेट हो या ये हो, तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल फोर्स, और इसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स, जिसमें दबाया गया है। पर अगर फोर्स इस तरह से लगे कि नीचे से फिक्स किया हुआ है, यहां से फोर्स लग रही है और ये इस तरह से झुक जाए आगे की तरफ, और आगे जाके और फोर्स लगाओ तो ये दो पार्ट में इस तरह से टूट जाए, तो उसको कहते हैं शियर फोर्स। तो ये शियर होता है, और ये एंगल जितना एंगल बना इसका, जितना ट्विस्टिंग का एंगल है, दैट इज फाई शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ये हो गया रिजिडिटी मॉडुलस। अब आगे आते हैं जी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के नाम से ही पता लगता है कि ये एक मोशन है जो अपने आप को रिपीट करती है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? कोई भी मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती है। जैसे घड़ी की सुई है, एक सुई जो है पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर से चक्कर लगाना शुरू कर देती है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो एक चक्कर का उसमें कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है, दैट इज टाइम पीरियड। यहाँ पे ये भी है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ मोशन। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगा, दैट इज टाइम पीरियड। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है कि कोई किसी, अगर मान लीजिए ये एक मीन पोजीशन है, कभी कोई ऑब्जेक्ट इधर चली गई, कभी इधर चली गई। तो इसमें आप एग्जांपल ले लो, ये पेंडुलम है, तो यहाँ से पेंडुलम की मूवमेंट इस तरफ चलती है, तो यहाँ इधर, फिर वापस उधर चली गई, फिर वापस आ गई। सो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन है, जिसमें मीन पोजीशन से आगे टू और फ्रो, पीछे आगे और पीछे इसकी मूवमेंट्स होती हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन एक तरह से पीरियोडिक मोशन ही है, क्योंकि वो अपने आप को एक टाइम के बाद, एक साइकिल के बाद रिपीट करती है। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप इसको ये समझ लो कि जो स्विंगिंग की मोशन है, पेंडुलम की मोशन जो है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। पर उसको समझने के लिए पहले हमने ये पेंडुलम लिया, ऊपर इसको कहीं पे लटका दो, और इसको अगर यहाँ पे दूसरी पोजीशन में खींचेंगे
तो अब किसकी कैसे मूवमेंट होगी? अब इसकी मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की तरफ। जब ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगी तो इसमें वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो क्या हुआ कि जब हमने इसको इसकी पोजीशन से डिफ्लेक्ट करके कहीं रखा तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाती है और फिर इनर्शिया की वजह से ये दूसरी तरफ चली गई। अब वहां मैक्सिमम पहुंच के फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है। इसका मतलब इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। वो रीस्टोरिंग फोर्स जिसको पुनः स्थापन बल कहते हैं, वो क्या है? इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको ज्यादा खींच लोगे, मतलब ज्यादा दूरी से करोगे, तो उतने ही फोर्स से ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपने इधर दिया है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, अगर इधर दिया तो उसकी अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ओके, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आगे बात करते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की बात होगी, ये स्ट्रिंग है जो स्विंग कर रहा है, तो इसलिए इसको तो हो गया। चलो अब आते हैं, बात करते हैं वेव को। वेव क्या है कि एक डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मास को ट्रांसफर नहीं करती। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम देखें कि एक ये हमारे पास पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में पानी है, अगर इसमें इस पॉइंट पे अगर एक पत्थर फेंका जाए, जब वाइब्रेशन की जाए, तो वो वाइब्रेशन किनारों की तरफ इस तरह से मूवमेंट करती चली जाती है। अगर दूसरे व्यू में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पत्थर को ड्रॉप किया तो ये हमारे पास पानी है, पानी पे यहाँ पे अगर ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन होनी शुरू होगी। तो पानी नीचे गया, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, तो हर एक कंपोनेंट ऊपर नीचे इस तरह से कर रहा है कि वो लग रहा है जैसे कि ये वेव बन गई है। तो अगर आप दूर देखोगे, यहाँ पे अगर कोई बोट खड़ी है तो बोट भी ऊपर नीचे होने लगी। तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई? यहाँ से ट्रांसफर होके दूर तक चली गई। सो दैट इज बिकॉज ऑफ वेव। तो हम इसको वेव को कहते हैं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसको दो तरह से कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे इस वेव को ट्रेवल करने के लिए वाटर, पानी चाहिए। जो हम बोलते हैं, बोलने से भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, पर उनको ट्रेवल करने के लिए एयर, अगर एयर नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, तो साउंड भी वेव है। तो इसी तरह से जो साउंड वेव है वो सॉलिड में भी ट्रांसफर होती है, वहां पे भी वेव्स पैदा होती हैं। तो ये दो तरह की हैं, एक है लॉन्जिट्यूडनल वेव और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स जो हैं साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स। पहले अगर हम ट्रांसवर्स को समझ लें, वो अपने आप समझा जाता है। तो वेव ऑन स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग ली हमने, उसको हम बांध देते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से अपने स्ट्रिंग को बांध दिया। अगर आप इसको यहाँ से खींच के थोड़ा सा नीचे इस तरह से कर दो, तो ये यहाँ पे वाइब्रेशन होगी और ये वाइब्रेशन जो है पूरी तार जो है, वायर जो है, वो वाइब्रेट करती है। तो इसमें वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रही है? ऊपर नीचे हो रही है। और जो वेव किस तरफ जा रही है? पहले यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही थी, वो ट्रेवल करती करती दूसरे किनारे पे जा रही है। तो दोनों में एंगल कितना है? एक इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, दूसरी डायरेक्शन में वेव जा रही है। सो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, उसके पैरेलल जो है ये वेव हो,
तो मतलब इसके पैरेलल अगर मूवमेंट हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव ये भी जो वेव है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की पानी में, ये भी ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे, मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप है या बोट है, वो ऊपर नीचे मूव करेगा, पर वेव प्रोपोगेशन जो है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं, ये साउंड वेव है। तो जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो उसमें किस तरह से होता है, मान लो ये सोर्स है जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें आगे कुछ इस तरह से एरिया होता है जिसमें ये कंप्रेस करके फिर से रेरिफाइड होगी, फिर से कंप्रेस करके कंप्रेशन का एरिया, फिर से रेरिफाइड हो गया, फिर से कंप्रेशन का एरिया आ गया। तो ये कंप्रेशन के एरिया हैं जो रेगुलरली जनरेट हो रहे हैं। तो कंप्रेसिव और रेरिफेक्शन ये रेयर होगी यहाँ पे। तो इस तरह से जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, मतलब अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ इस तरफ से मूव कर रहा है, और साउंड यहाँ से लेके इधर ही जा रही है, और साउंड की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी सेम है। अगर दोनों वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन सेम हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम मीडियम की जरूरत नहीं है, जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो जो लाइट है वो लाइट जैसे यहाँ पे है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इनको किसी भी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये सन से जो लाइट आ रही है वो वैक्यूम में ही आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? एक जितनी भी वेव्स है ना वो सारी की सारी ट्रांसवर्स है। अब ट्रांसवर्स हम फिर से देखें कि ट्रांसवर्स क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, पर इसका पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे अपनी जगह पे जो वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और ये इस तरह से लगता है कि जैसे वेव चल रही हो। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव, ये इसकी पहली क्वालिटी है। दूसरा लाइट है, तो ये सारी की सारी लाइट स्पीड की लाइट से ही चलेंगी। स्पीड की जो लाइट है वो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं, तभी इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव है। तो उसको याद रखना, अगर ऊपर इस तरह से इस ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसमें दोनों फील्ड आ गए, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गए। अब नेक्स्ट है फेस ऑफ वाइब्रेशन। तो वेव फॉर्म साइकिल में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन वेव फॉर्म साइकिल, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास मान लीजिए एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वेव फॉर्म इस तरह से। दूसरी वेव जो है बजाय यहाँ पे स्टार्ट होने पे वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट हुई है इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में किसी मोमेंट पे इतना डिफरेंस है, दैट इज फेस, फाई कहा जा सकता है, इतना एंगल। क्योंकि अब देखो जब ये स्टार्ट हुई तो ये यहाँ पे पहुंची हुई है ये वाली, जब यहाँ पे आई तो दोनों इक्वल है, पर एक ऊपर को जा रही है एक नीचे को आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड फेस ऑफ वाइब्रेशन। किसी भी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम ऑन वेव फॉर्म साइकिल, ये वेव फॉर्म साइकिल है, ये साइकिल पूरे का पूरा ये वेव फॉर्म साइकिल है। इसमें पॉइंट की कहाँ पे पोजीशन है, इस टाइम पे इसमें यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों में फेस डिफरेंस हो गया, तो ये फेस है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है कि कोई भी पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम कितना नीचे आया,
मतलब अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर चला गया, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मीन पोजीशन। कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है तो उसका एम्पलीट्यूड इस तरह से आया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। नेक्स्ट इसमें आता है व्हाट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ये, अगर मैं इसको सेपरेट फिर से बना देता हूँ, ये इस तरह से आया। तो जो ऊपर उभरा हुआ है दैट इज क्रेस्ट। तो इसमें दो क्रेस्ट आएगी, एक ये है एक ये। दो क्रेस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। और लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ, ये होगी लैम्डा वेव लेंथ है, ठीक। या फिर इसकी इस तरह से भी ले सकते हो, ये दो जो लोअर पॉइंट्स हैं इनको हम ट्रफ्स बोलते हैं। ट्रफ्स, दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा या सिंपल वेव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इन ए वेव। रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो कोई वेव जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ वेव मूवमेंट कर रही है, और उसकी वेवलेंथ जो है दैट इज लैम्डा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अगर v पता है वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब आगे बात करते हैं साउंड वेव की। तो साउंड वेव हमने ये पढ़ी लिया कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब ये अगर इस जगह पे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ सोर्स ऑफ साउंड है और इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब इसको तीन पार्ट में हम करते हैं। एक है ऑडिबल रेंज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। हर्ट्ज का मतलब है सेकंड पर सेकंड, तो उसको पर साइकिल पर सेकंड, कितने साइकिल पर सेकंड पर उसका एक्चुअली लिखते हैं जो हर्ट्ज के साथ लिखते हैं। अब इसमें दो रेंजेस हैं, ये याद रखनी है। ऑडिबल वेव्स होती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। जो एक ह्यूमन जो है जिस साउंड को सुन सकता है उसकी ऑडिबल रेंज जो है 20 हर्ट्ज टू लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। अगर 20,000 से कम है, जैसे अगर हाथ को हिलाया जाए तो उस पर कोई आवाज तो नहीं आ रही, पर वाइब्रेशन तो हुई है ना, उसकी वाइब्रेशन इंफ्रासोनिक है, दैट इज 20 हर्ट्ज से नीचे, इसलिए वो सुनाई नहीं दे रही। फिर आते हैं अल्ट्रासोनिक। अगर वाइब्रेशन जो है वो 20,000 से ज्यादा हो देन दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये जितने भी, अगर हम देखें कि साउंड कराने जाते हैं तो वहां अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती है। तो मेडिकल इमेजिंग होगी, और क्लीनिंग के लिए इसको अगर क्लीन करना है तो किसी भी बॉडी, जो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में क्लीनिंग के लिए यूज होता है, तो उसको वाइब्रेट कराया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव के साथ, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो उस वाइब्रेशन में धूल मिट्टी जो है वो निकल जाती है, इस तरह से क्लीनिंग हो जाती है। सोनार होता है कि शिप को अगर समुद्र में नीचे कोई तारपीडो है, कोई पनडुब्बी है, उसको ऊपर से अल्ट्रासाउंड नीचे भेजी जाती है, वो इससे टकरा के फिर वापस आती है, उसको रिसीव करते हैं, और उससे ये पता लगता है कि इसके नीचे कुछ ना कुछ कोई ना कोई सॉलिड बॉडी है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अब इसकी जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है
डिफरेंट मीडियम में, ये याद रखनी है। एयर में इसकी वेलोसिटी है 343 मीटर पर सेकंड ये। पर अगर आप देखोगे ये साउंड भी जो है ना, इसकी वेलोसिटी अलग अलग एयर के में कहीं 323 से ऑनवर्ड हो जाती है, 340 या 328 इस तरह से इसको लिया जाता है। ये डिपेंड करती है कि आप एयर का टेम्परेचर उस वक्त कितना है, प्रेशर कितना है। इसी तरह से वाटर में इसकी जो साउंड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो 1482 मीटर पर सेकंड और ज्यादा स्पीड से चलती है। पर ये स्टील में 5960 बिल्कुल ही बहुत फास्ट चलती है। इसका जो इफेक्ट ये है कि अगर मान लीजिए ये रेल की पटड़ी है, रेल की पटड़ी में यहाँ पे रेलगाड़ी आ रही है, तो ये रेलगाड़ी अगर आप दूर से देखोगे तो इसमें कुछ लोग, बच्चे जो हैं, कान लगा के इसको, मतलब इसकी रेल की पटड़ी पे कान लगाएंगे, तो उनको अगर रेलगाड़ी आ रही होगी तो उसकी साउंड जो है वाइब्रेशन सुनाई देगी। तो वो 5960 मीटर पर सेकंड से आ रही है, मतलब एक सेकंड में लगभग 6 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रही है। पर उसकी उस वक्त ये आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड की आवाज से आ रही है। तो इससे मतलब पता लगता है कि ये फास्ट है, जो इसकी साउंड है, साउंड की जो स्पीड है सॉलिड में वो ज्यादा तेज होती है, स्टील में ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, तो अगर हम गैसेस को, निग्लिजिबल इफेक्ट है, गैसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिक्विड और सॉलिड में अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर का फर्क है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर गैसेस का इंक्रीज होता है उसमें भी साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा ना, कहीं पे 328 लिखा है, कहीं 340 लिखा है, 343 लिखा है। ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होता है कि कितनी पावर के साथ आ रही है। तो पावर पर यूनिट एरिया, अगर एक स्पीकर जो है हमारे कान के पास लगा हुआ है, तो पर यूनिट एरिया हमारे पास बहुत ज्यादा पावर के साथ आएगा, दैट इज वॉट पर, इसके यूनिट है वॉट पर स्क्वायर मीटर। इसलिए जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं या कार में हम डेक वगैरह लगाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कितनी वॉट का ये स्पीकर है। ज्यादा वॉट का स्पीकर होगा तो वो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उतनी ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगा। अब आगे आते हैं पिच। पिच होती है द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड, जो हमें साउंड सुनाई दे रही है उसकी साउंड की आवाज उसकी कितनी है, दैट इज कॉल्ड पिच, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो तीखी आवाज सुनाई देगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो थोड़ी सी मोटी सी आवाज सुनाई देगी। अगर इसको आप ऐसे भी देखो कि जब लेडीज बोलती हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, पिच, वो हाई होती है, तीखी होती है। जेंट्स की जो होती है वो लो होती है, बच्चों में एक जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। क्वालिटी ऑफ साउंड है कि जैसे आपके अगर दो दोस्त हैं या दो लड़कियां हैं, लड़कियां बोलेंगी तो चाहे वो सेम पिच के साथ बोल रही हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ बोल रही हैं, फिर भी दोनों की अलग अलग पहचान हो जाती है कि ये कौन बोल रही है, वो कौन बोल रही है। सो वो जो करेक्टरिस्टिक है जो इनकी साउंड को अलग अलग डिफरेंट कर देती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। अब आगे बात करते हैं इको। इको होती है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। अगर आप कुएं में जोर से बोलेंगे तो अंदर से, कुएं में बोलने से क्या, यहाँ से अगर साउंड प्रोड्यूस की तो वो साउंड नीचे जाएगी,
नीचे टकरा के ये ऊपर की तरफ इस तरह से आएगी, आपको अपनी आवाज फिर से सुनाई देती है। दैट इज कॉल्ड इको, दैट इज प्रतिध्वनि, प्रवर्तित ध्वनि, ध्वनि तरंग। खाली कमरा हो, खाली कमरे में भी हम बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है साउंड, दैट इज कॉल्ड इको। नेक्स्ट है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस है कि जब कोई वाइब्रेशन हो रही है, मतलब उसको कोई वाइब्रेट कर रहा होगा, तो आप इस तरह से लें कि जो एक बस है, तो बस या कोई भी व्हीकल जब चल रहा है तो उस व्हीकल में जैसे ही चला 20 स्पीड थी, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, 45 हुई, तो उसका इंजन जैसे जैसे फोर्स उसमें इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इंजन में जो वाइब्रेटिंग फोर्स है वो भी तो लग रही है, वाइब्रेटिंग फोर्स उसको वाइब्रेट करा रही है। और इसकी एक बस की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब वाइब्रेटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है। इसलिए जब ये एक पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा, 50 के करीब ऊपर जाने लगता है, तो बस की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। उसके बाद और स्पीड इंक्रीज होने से फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। अगर उससे कम करोगे तब भी नॉर्मल है, अगर उससे ज्यादा करोगे तब भी नॉर्मल है, पर उस स्पीड के ऊपर उसकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है जब किसी के ऊपर जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है वो उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंस। इंटरफियरेंस ऑफ साउंड, तो जब दो साउंड्स आपस में इंटरफियर करती हैं तो उस वक्त कैसा होता है। तो इसके लिए आप क्या करो कि अगर आप इसको ऐसे देखो कि आपके पास एक बाल्टी है, जो बाल्टी को ऊपर से दिखाया गया राउंड सर्कल, और इसमें पानी है। इसमें आप यहाँ पे स्ट्राइक करो, पहले एक जगह पे स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करने से यहाँ पे इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जो दूसरी तरफ जाएगी। अब इसके साथ जब इसको स्ट्राइक करोगे, इसी के साथ आप किसी और पॉइंट से भी, यहाँ से भी स्ट्राइक कर दो, तो यहाँ से भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब इस को पैटर्न बन गया, उसको इंटरफियरेंस कहते हैं। कहीं पे ये दोनों ऊपर चली गई, कहीं पे ये दोनों नीचे चली गई। अगर तो एक ऊपर को जा रही थी और दूसरी भी ऊपर को जा रही है, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट ऐसे नजर आएंगे जिसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे एक ऊपर को जा रही है, दूसरी नीचे को जा रही है, तो वो दोनों ने एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को काट दिया, वहां पे कोई भी एम्पलीट्यूड नहीं होता, जीरो होता है। तो अब आप इसको साउंड में लेके चलो। जब दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं इकट्ठे, तो उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं, नोड्स कहते हैं उनको, नोड्स, जहां पे साउंड बिल्कुल हाई नजर, जितनी बोली गई उससे भी हाई हो जाती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जहां पे साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां पे जो एक दूसरे को उन्होंने कट कर दिया, नलीफाई कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अब बात आते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव होती है जो एक वेव जो हमेशा ऐसे लगती है जैसे कांस्टेंट पोजीशन में हो। तो ये जो वेव है ये जनरली लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें मैं आपको शो करता हूँ कि मान लीजिए ये दो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के बीच में पानी है, इधर भी पानी लगा लो ऐसे, तो इनमें पानी है यहाँ पे। तो जब इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जाती है तो ये इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि कभी पानी ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ चला गया, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा पानी इस तरह से लग रहा है जैसे एक यूनिट की तरह ऊपर नीचे आ रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, जिसमें एक ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है, स्टेशनरी की कांस्टेंट पोजीशन पे है। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड,
तो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड को अगर आप समझोगे तो इस तरह से है, एक वॉल है, तो यहां से आपका दोस्त खड़ा है, उसने आवाज लगाई, आप इस वॉल के पीछे खड़े, तो जब ये पीछे आप आएगा तो आप देखोगे कि आपको इसकी साउंड, दीवार के बावजूद आपको इसकी साउंड सुनाई दी, क्योंकि वो यहां से मुड़ गई। इसको कहते हैं डिफ्रैक्ट होना, डिपेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। जब कोई ऑब्स्टेकल कोई रास्ते में आई, उसके बावजूद भी साउंड जो है बेंड करके आपको सुनाई देती है। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट जो है, अब इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझो कि एक ट्रेन आ रही है, दूर से एक ट्रेन आ रही है, तो उसकी साउंड जो है वो आपको साउंड से ही पता लग जाता है कि बहुत दूर है। तो आप उसको देखने की बजाय अगर आंखें बंद करके उसके थोड़े इधर खड़े हो जाओ, तो जैसे जैसे ट्रेन आपके पास आती जाएगी उसकी साउंड जो है वो चेंज होती जाएगी, पर एक्चुअल में नहीं हो रही, पर क्योंकि वो आपके नजदीक आ रही है तो उसकी वेवलेंथ ऐसा लगता है कि चेंज हो रही है। जब आपके पास आ जाएगी उसकी वेवलेंथ कुछ और हो जाएगी, जब दूर जाएगी उसकी वेवलेंथ फिर से चेंज होनी शुरू हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट कहता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन रिलेशन टू ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू वेव सोर्स। वेव सोर्स मतलब ट्रेन है, उस वो जब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के साथ मूवमेंट करती है, उसके पास आती है, तो उसकी ऐसे फ्रीक्वेंसी लगता है इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, पास आ गई तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और जब दूर जाएगी तो वो फिर से ऐसा लगता है कि जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, पर जो साउंड एक्चुअल में ट्रेन की है वो एक जैसी ही रहती है। तो इसको अब हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है मैक नंबर। मैक नंबर है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक नंबर m से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड को c से लिख लेते हैं। तो इसको ऐसा ले लो कि कुछ एरोप्लेन होते हैं मैक नंबर 1 मैक नंबर, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एरोप्लेन ऊपर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की या एरोप्लेन की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से बराबर होगी। जब साउंड की वेलोसिटी पे चलता है तो दैट इज कॉल्ड मैक नंबर 1। अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक, कि अब जो ये चल रहा है दैट इज सुपरसोनिक प्लेन, सुपरसोनिक। और जब वेलोसिटी कम हो जाती है, मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक। तो सबसोनिक का कैसे पता लगता है? अगर सबसोनिक एरोप्लेन आएगा, जब वो दूर से हमारे पास आएगा ना, तो दूर से अभी हमें पहले ही उसकी साउंड सुनाई देने लगेगी, क्योंकि साउंड फास्ट है और वो अभी उससे कम स्पीड पे चलता आ रहा है। और अगर आप सोनिक ऑब्जेक्ट या सोनिक एरोप्लेन लोगे तो वो दूर से आएगा, जितनी स्पीड पे साउंड में आना है उतनी स्पीड पे वो भी चल रहा है, तो जैसे ही वो हमारे सिर के ऊपर आएगा बिल्कुल उसी वक्त हमें उसकी साउंड सुनाई देगी, उससे पहले नहीं सुनाई देती। और जो सुपर सोनिक है वो पहले निकल जाएगा और उसके बाद उसकी साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट आता है जी शॉक वेव्स, इसको हिंदी में कहते हैं झटका तरंगे। तो जो शॉक वेव्स हैं जो है कि दैट मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो डिस्टर्बेंसेस, वो जो साउंड से भी ज्यादा तेज प्रोड्यूस होती हैं वो शॉक वेव्स होती हैं। अब शॉक वेव्स आप समझोगे, आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो कि कैसे है। जब एक एरोप्लेन, जो ये एरोप्लेन जा रहा है, ये एरोप्लेन ये एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, जीरो वेलोसिटी थी पहले, अब बढ़ाता चला जा रहा है आगे, और मान लीजिए 343 मीटर पर सेकंड जो है ये एक स्पीड एंड स्लाइड्स इसकी, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है।
शॉक वेव, जो नॉर्मल साउंड से भी ज्यादा होती है, दैट इज शॉक वेव। बो वेव्स, वी शेप्ड वेव्स जो है प्रोड्यूस होती हैं बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए मीडियम फास्टर देन दी स्पीड। तो ये वी शेप्ड कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये अगर एरोप्लेन अगर साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज जा रहा है, तो इस तरह से अगर ये एरोप्लेन जा रहा है आगे की तरफ, तो पीछे वी शेप में साउंड प्रोड्यूस होती है पीछे की तरफ, ना तो यहाँ सुनाई देगी ना यहाँ सुनाई देगी। जब ये आगे चला गया तो यहाँ पे, तब यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको सुनाई देगी। तो ये हो गई वी शेप्ड साउंड या बो वेव्स। अब आगे बात करते हैं हीट की। अच्छा स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर आपको मतलब ये आपने 10th तक किए हुए हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि इसमें कोई बड़ी मुश्किल बातें, सिर्फ पॉइंट्स हैं। क्योंकि अब आप ध्यान रखना, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, आपको सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स, इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उसी के बारे में ये है। तो आज चलो, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये हीट तक हमने किया है। तो आप इसको बाद में भी जितना लेक्चर है इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करें, जैसे भी है। कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेनेशन में बताता चला जाता हूँ, अगर आपको आते हैं वो वेल एंड गुड, नहीं आते आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर आप नोट कर लें, उसको फिर देखें कि समझने की कोशिश करें। जो साइंस है उसमें हमें इसमें याद रखें कि इसमें हमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, एक जस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कि चीजों को एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली कैसे करना है उसके लिए। तो जिन्होंने +1 +2 में नॉन मेडिकल लिया उनको ये बहुत ही आसान टर्म्स लगती हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनको ऐसा लगता कि ये तो थी, मतलब 10th तक किया था पर अब भूल चुके हैं, तो उनके लिए ये एक बार रिवीजन हो जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।